हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिराके यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 के क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से यूनिट में से कितने कितने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 of paper 2, that is the subject paper of public administration. Now the first question for today, that is question number 11, is which of the following thinkers recommended double loop learning techniques involving learning from others than from own self pertaining to technique? तो जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन से थिंकर ने रिकमेंड किया, सपोर्ट किया डबल लूप लर्निंग टेक्निक को? डबल लूप लर्निंग टेक्निक क्या होता है? जब आप औरों से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, बजाय खुद से सीखने की टेक्निक को। ठीक है, तो किसने डबल लूप लर्निंग टेक्निक को रिकमेंड किया? ऑप्शंस क्या है? 1 रेंसिस लाइकर्ट, 2 ड्वाइट वॉल्डो, 3 क्रिस एर्जाइरिस एंड 4 फेरल हेडी। ठीक है, तो यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्रिस एर्जाइरिस। तो क्रिस एर्जाइरिस ने डबल लूप लर्निंग टेक्निक को रिकमेंड किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक है क्रिस एर्जाइरिस। Now next question is match list 1 with list 2, match the following का क्वेश्चन है। एक तरफ लिस्ट 1 में आपको थिंकर्स दिए हैं और लिस्ट 2 में आपको वर्क्स दिए हैं, उनके काम दिए हैं। पहले हम लिस्ट 1 देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग, बी अब्राहम मैस्लो, सी मैक्स वेबर एंड डी डोगलास मैग्रेगर। तो मतलब सारे थिंकर्स हैं, मेन कॉमन थिंकर्स हैं, हमने सारे के थिंकर्स जो हैं पढ़ रखे हैं। लिस्ट 2 में क्या है? वर्क्स हैं इनके। 1 थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई, 2 ब्यूरोक्रेसी, 3 हायरार्की ऑफ नीड्स एंड 4th 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इससे सिंपल क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल इन थिंकर्स का जो सबसे कॉमन कंसेप्ट है, सबसे कॉमन इनका जो काम है, उसका सिर्फ नाम आपको दे रखा है, आपको मैच करना है। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ए का हो गया 4। बी का क्या है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या दी थी? हायरार्की ऑफ नीड्स। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी। डोगलस मैग्रेगर ने थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई। तो आपका कोड्स देखते हैं हम। ए के साथ 4, ए के साथ 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर बी के साथ हो गया 3, सी के साथ 2 और डी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में से मिक्स करके क्वेश्चन है, थिंकर्स आए हैं, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेन वर्क को उसमें पूछा हुआ है आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ओवर हियर। Now, next question is in which of the following way the developing countries have not benefited from the globalization? तो अब आपको ऑप्शंस में कुछ तरीके दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ग्लोबलाइजेशन से इनमें से किस तरीके से बेनिफिट नहीं हुआ है। मतलब जो नीचे हैं बेनिफिट्स मेंशन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शंस में से कौन सा एक ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट्स ऑप्शंस क्या है? 1 है ग्लोबलाइजेशन एनेबल्स देम टू रेज कैपिटल विदाउट रिकोर्स टू इंटरनेशनल इंडेटनेस। पहले आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी इकोनॉमी एक देश की हम खोल देते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। तो इस तरीके से जब आपकी इकोनॉमी सिर्फ एक बाउंड्री तक लिमिट नहीं रहती है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंक्लूड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। बाहर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एनेबल करता है देम, क्या है यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल वो रेज करने का उनको तरीका मिल गया विदाउट रिकोर्स टू इंटरनेशनल इंडेटनेस। बिल्कुल सही बात है, ग्लोबलाइजेशन से ऐसा हुआ है। सेकेंड है इट हैज स्ट्रेंथन द वेलफेयर स्टेट। तो क्या ग्लोबलाइजेशन से वेलफेयर स्टेट स्ट्रेंथन हुआ है हमारा? देखिए, ग्लोबलाइजेशन हुई तो बाहर की जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो
काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज से कम हो रही है। आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम बेसिकली गवर्न करना रह गया है। तो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बाहर की कंपनीज के पास जा रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रही है। तो क्या वेलफेयर स्टेट स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग कंट्रीज में वेलफेयर स्टेट वीक हुआ है। ठीक है, क्यों? हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट एक कंपनी चलाती तो वो वेलफेयर को देखते हुए शायद इतना महंगा चीज़ ना करती। ठीक है, लेकिन अगर हम औरों के हाथ में दे रहे हैं, बाहर की कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं, तो वेलफेयर, उनका पर्पस वेलफेयर नहीं रहेगा। अगर बिजनेस वाली कंपनीज आ गई तो उनका मेन जो फोकस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। ये बात अलग है कि अगर कोई कॉमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट है, सपोज एक्स, उसमें कई सारी कंपनीज आ जाती हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो हो सकता है कि कंपटीशन के चक्कर में वो प्राइस कम हो जाए। लेकिन हमेशा बाहर की जो कंपनीज हैं उनका जो एम है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना रहेगा, ना कि वेलफेयर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है जो कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। हम बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। दीज कंट्रीज कैन मेक यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी विदाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी राइट। अब हमें सारी जितनी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या सारी की सारी इंडिया ने रिसर्च करके डेवलप की है? नहीं, हम बाहर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे आई हमारे पास? ग्लोबलाइजेशन एक तरीका था, राइट। तो लास्ट, इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बहुत कम हो गई है जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप खुद ही देखिए कि अगर हम पहले देखते, जब फोन्स, टेलीफोन्स आए थे, नए नए आए थे, तो उनका बिल बहुत ज़्यादा होता था। उसके कंपैरिजन में आज जो बिल है बहुत कम है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि कंपटीशन आया। कंपटीशन कैसे आया? कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट हो गया। तो कौन सा एक बेनिफिट नहीं है डेवलपिंग स्टेट के लिए? वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडीज, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू डेनहार्ट एंड डेनहार्ट, आर डेनहार्ट एंड जेवी डेनहार्ट। तो ये जो न्यू पब्लिक सर्विस है, हमने 2 दिसंबर के पेपर में जो लास्ट के क्वेश्चन थे, आई थिंक 80 to 90 वाले में, उसमें भी हमने डिस्कस की थी। तो इनमें से कौन सा न्यू पब्लिक सर्विस का फीचर नहीं है? ऑप्शंस आर 1, वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप अबव सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप से पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। सेकंड इज़ वैल्यू पीपल, नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, कि आप लोगों की भी वैल्यू कर रहे हैं, खाली प्रोडक्टिविटी को नहीं देख रहे। थर्ड इज़ सर्व रादर देन स्टीयर। फोर्थ इज़ सर्व सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स। ठीक है, तो अब न्यू पब्लिक सर्विस जो हमारी थियोरी है, अप्रोच है डेनहार्ट एंड डेनहार्ट की, उसमें क्या है? वो कहती है कि आप सिटीजन्स, लोगों को, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करिए पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है? सिटीजन्स पे रहता है। एक सिविल सोसाइटी के ऊपर फोकस रहता है, कम्युनिटी के ऊपर फोकस रहता है। और वो जो गवर्नमेंट का काम है वो सारा कुछ सर्व करना नहीं होता, बल्कि लोगों को इन्वॉल्व करना होता है पूरे गवर्नेंस के प्रोसीजर के अंदर, प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी या फिर अप्रोच। तो अब इसके अंदर जो हमारा, ये कब आई? ये हमारी बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है, एनपीएम है, उसके बाद आई। अब एनपीएम में क्या होता है? हम बिजनेस की तरह एक डील करते हैं, हम सिटीजन्स की तरह नहीं देखते, हम उनको कस्टमर्स की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आप लोगों को सिटीजन्स की तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग अप्रोच है बिल्कुल। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप अबव सिटीजनशिप, नहीं, यहाँ पे सिटीजनशिप की वैल्यू है। तो जो पहला ही जो आपकी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस थियरी। सेकंड क्या कह रहा है? कि वैल्यू पीपल एंड नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है सर्व रादर देन स्टेयर। ये तो आपके अगर जो बुक देखेंगे, जो डेनहार्ट की बुक है, उसका नाम ही ये था, न्यू पब्लिक सर्विस सर्व रादर स्टेयर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ इज सर्व सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स। तो वो लोगों को कस्टमर्स की तरह नहीं देख रहे हैं, सिटीजन्स की तरह देख रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद के गवर्नेंस के प्रोसीजर के अंदर। और लोगों से उम्मीद की जाती है सिटीजन्स से कि वो खाली अपना अपना बेनिफिट ना देखें, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलें, कॉमन
कॉमन इंटरेस्ट को देखे, पूरी सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट को देखे और उसकी गवर्नेंस के अंदर वो एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करें। तो दिस इज़ आवर न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच। तो ये भी सही है। तो कौन सी इनमें से फीचर नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट न्यू पब्लिक सर्विस से क्वेश्चन है और स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। और 15th इज विच स्कूल ऑफ थॉट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन लाइक अ बिजनेस, इट शुड बी रन लाइक अ डेमोक्रेसी। तो ऑप्शंस में जो आपको अप्रोचेस दे रखे हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट एक बिजनेस की तरह नहीं होनी चाहिए, उसको डेमोक्रेसी की तरह रन करना चाहिए। ऑप्शंस क्या हैं? न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम्स अप्रोच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने अभी किया है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, ऑप्शन नंबर 1। वहाँ पे आप सिटीजन्स के तरीके के को लेके चल रहे हो, उनको इन्वॉल्व कर रहे हो पूरे प्रोसीजर में गवर्नेंस के। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि जब एनपीएम आया, एनपीएम में बिजनेस के तरीके की बात करी, तो उसने जो ये थी, ये उसके अपोजिट थी अप्रोच न्यू पब्लिक सर्विस, और इसने कहा कि बिजनेस की तरीके से नहीं चलाना है गवर्नमेंट को, एक डेमोक्रेसी के तरीके से चलाना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन अगेन कहाँ से हुआ? यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज न्यू पब्लिक सर्विस। Now, question number 16 is which one of the following thinkers called professional managers as knowledge workers? तो इनमें से कौन से थिंकर ने प्रोफेशनल मैनेजर्स को नॉलेज वर्कर का नाम दिया या कहा? 1 ड्वाइट वॉल्डो, 2 फेरिल हेडी, 3 पीटर ड्रकर एंड 4th इज रॉबर्ट कोलम्बस्की। बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आंसर बता रही हूँ। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 पीटर ड्रकर। ठीक है, तो पीटर ड्रकर जो है वो बात करते हैं किसकी? नॉलेज वर्कर्स की। ठीक है, बहुत डायरेक्ट, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस है यार, इससे इजी क्वेश्चंस आपको नहीं मिल सकते हैं। यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज पीटर ड्रकर। मतलब आपको एक बेसिक आइडेंटिफाई, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कि नहीं, डिटेल में तो जाना ही नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम तो अभी तक हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, 17th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टैकल टू इंटीग्रेशन इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग टू मेरी पाकर फॉलेट। तो मेरी पाकर फॉलेट ने इंटीग्रेशन का एक बहुत ही मतलब खूबसूरत तरीका दिया कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, उनको सॉल्व करने का। उनका कहना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इनएविटेबल हैं, उनको आप बच नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का तरीका इन्होंने एक इनोवेटिव तरीका बताया जो था इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा एक रुकावट नहीं है इंटीग्रेशन के प्रोसीजर में? ऑप्शंस क्या है? 1 एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ना होना, बुद्धि की कमी होना। तो अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको सोचना पड़ेगा, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ कोई नई तरकीब निकालनी पड़ेगी कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एक रुकावट है। सेकेंड है हैबिट ऑफ एन्जॉइंग डोमिनेशन, अगर किसी को आदत है डोमिनेशन एन्जॉय करने की, ठीक है, तो क्या वो इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये भी आपकी एक रुकावट है। थर्ड इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स, लीडर्स का अनड्यू इन्फ्लुएंस होना। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो आप खुद के दिमाग से इंटीग्रेशन की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, जो भी लीडर्स आपको बोलेंगे आप उन्हीं की बात मान लेंगे। तो ये भी आपकी एक रुकावट है। फोर्थ है कीन परसेप्शन, एक कीन मतलब इंटरेस्टेड होना, परसेप्शन, उसको आप इंटरेस्टेड हैं इंटीग्रेशन के प्रोसीजर के लिए, तो ये एक रुकावट नहीं है ये, बल्कि हमें चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो टॉपिक है मैरी पाकर फॉलेट, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Now question number 18 is which of the following factor is not responsible for bounded rationality leading to satisfying decisions? तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, आपने बताना है कि जो हमारा बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल है किसका है? हर्बर्ट साइमन का, जिसमें वो सेटिस्फाइंग डिसीजंस की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सा फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मतलब कौन सा फैक्टर जो है वो सेटिस्फाइंग डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करता है ये, ठीक है, या सेटिस्फाइंग डिसीजंस के आने में, उस होने में किस फैक्टर का रोल नहीं है, हमें ये बताना है। अब
देखिए, आपको पता होगा कि हर्बर्ट साइमन ने 2 तरीके के डिसीजंस की बात की है। उन्होंने कहा एक तो होता है मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस और एक होते हैं सैटिस्फाइजिंग डिसीजंस। मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस कौन करता है? इकोनॉमिक मैन, ठीक है। और सैटिस्फाइजिंग डिसीजंस कौन करता है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो हर्बर्ट साइमन का कहना था कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोई पर्सन है, कोई काम जो कर रहा है, वहाँ पर कंप्लीट रैशनैलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। कंप्लीट रैशनैलिटी नहीं हो सकती, आप सारा हर तरीके का लॉजिक लगाकर नहीं चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बाउंडेड रैशनैलिटी, वहाँ पर जो आपकी रैशनैलिटी है उसकी एक बाउंडेशन है, उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो इसलिए वो सैटिस्फाइसिंग डिसीजन करता है। सैटिस्फाइसिंग डिसीजन कौन से होते हैं? विच आर गुड इनफ। वो बेस्ट नहीं होंगे पर वो उस डिसीजन, उस सिचुएशन में शायद बेस्ट होंगे। मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके सामने जो भी टास्क है, उसके लिए वो गुड इनफ होंगे, उसको वो सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस नहीं लेता है बल्कि सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस लेता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमिक रादर दैन स्टैटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, स्टैटिक नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स फिक्स नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो जब सब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो आप रैशनैलिटी आपकी 100% तो हो ही नहीं सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो आप सोच नहीं पाएंगे पहले से, क्योंकि यहाँ स्टैटिक नहीं है, चेंज आ रहा है और हर तरीके का चेंज आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फैक्टर है जिससे सेटिस्फाइजिंग डिसीजन आया। सेकेंड इज इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोसेस द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसको भी ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएँ। इसलिए हमारा जो डिसीजन होता है वो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन होगा, वो मैक्सिमाइजिंग जो डिसीजन है वो नहीं होगा। तो ये भी एक हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइजिंग डिसीजन लेते हैं। थर्ड इज़ इट कंटेन्स अ बिल्ट इन फीडबैक। तो क्या हमारा जो हम सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस लेते हैं उसके अंदर बिल्ट इन फीडबैक होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं है। एंड फोर्थ इज़ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपको बजट भी देखना पड़ेगा, टाइम भी देखना पड़ेगा, अपने सारे रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे और उन रिसोर्सेज के हिसाब से ही आपको अपना डिसीजन लेना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइजिंग डिसीजन आपके होंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक रीज़न है सैटिस्फाइजिंग डिसीजंस का। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आपका सैटिस्फाइजिंग डिसीजंस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था, राइट। तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज़ हर्बर्ट साइमन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ 19th question is which of the following concepts was not propounded by लूथर गुलिक। तो आपको कंसेप्ट दिए हैं लूथर गुलिक के, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट लूथर गुलिक ने नहीं दिया है। 1, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या ये गुलिक ने दिया है? जी हाँ, गुलिक ने दिया है, और ये मैंने इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सेकेंड इज़ टाइम एज अ क्रूशल फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। येस, हमने 5 तरीके के टाइम किए थे जो कि लूथर गुलिक ने किया है। अगर आपको नहीं पता है ये तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, उसमें हमने 5 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम किया है। थर्ड इज़ ह्यूमन बीइंग एज अ डायनेमिक फैक्टर इंट्रिंसिक इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक डायनेमिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि इंक्लूडेड है स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। येस। एंड फोर्थ इज़ फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, की जो अथॉरिटी है वो फिक्शनल है, तो ऐसी कोई बात हमारा लूथर गुलिक जो है वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो लूथर गुलिक ने नहीं दिया है। तो क्वेश्चन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से है, टॉपिक है लूथर गुलिक एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द थ्योरी वाई एजम्पशन। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट थ्योरी वाई? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई हमें डॉगलस मैकग्रेगर ने दी थी। मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं तो उसमें हम कुछ कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में। तो इनमें से कौन सी अजम्पशन ठीक नहीं है थ्योरी वाई की अगर हम बात करें तो?
ठीक है, तो टॉपिक कहाँ से है, अगेन इट इज़ यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज़ डोगलस मैकग्रेगर। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ इट इज़ रेलिवेंट टू लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। तो क्या जो थ्योरी वाई है वो लाइन स्टाफ रिलेशनशिप में लगती है, जी हाँ बिल्कुल लगती है। सेकेंड इज स्कैनलन प्लान वॉज रिलेटेड टू इट, कि जो डोगलस मैकग्रेगर का स्कैनलन प्लान था वो इससे रिलेटेड था, बिल्कुल इससे रिलेटेड था, इसी से ये जो एक्सआई थ्योरी है वो आपकी डिराइव हुई है। और ये स्कैनलन प्लान हमने 2019 दिसंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें भी एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था। थर्ड इज इट सीक्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जो बाहर से आती है, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। थ्योरी वाई में इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात होती है कि मोटिवेशन इंसान के अंदर ही है, वो अपने आप से मोटिवेट होता है। एंड फोर्थ इज इट इज़ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, कि थ्योरी वाई मान रहा है कि जो ये अप्रोच है ये पीपल ओरिएंटेड है, लोगों के मद्देनज़र रखते हुए ये अप्रोच है, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है, एजम्पशन गलत कौन सी है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाली जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। तो ये है आज के 10 क्वेश्चंस। अब अगर हम देखें तो आज के जो 10 क्वेश्चन में थे उनमें से 9 क्वेश्चंस जो थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट से थे, और सिर्फ एक क्वेश्चन जो था वो था आपका कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले भी जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं वो 10 की 10 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे। तो ये थी आज के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने जो बैचमेट्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, जब भी आए, आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।